बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड का लिस्ट है, राइट में क्या है 1 लेटर कोड वर्ड है। आपको उस अमीनो एसिड के उसके कोड वर्ड से लिंक करना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के टेबल के पे ऊपर बेस्ड है। तो एनसीईआरटी के टेबल में चलते हैं। पहला लिस्ट में है ग्लूटामिक एसिड, फिर ग्लूटामाइन है। तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, होता है ई। ग्लूटामाइन का कोड वर्ड क्या होगा बच्चों लोग, क्यू, ई एन क्यू। ठीक है। अगला है ट्रायोसिन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। तो ट्रायोसिन ध्यान देना, ट्रायोसिन यहाँ पे कोड वर्ड क्या दिख रहा है बच्चों लोग आप लोग को, वाई। एंड ट्रिप्टोफैन का कोड वर्ड क्या दिख रहा है हम लोग को, डब्लू, यानी ई क्यू वाई डब्लू। तो ग्लूटामिक एसिड का क्या होगा चलो, इसका होगा ई। ग्लूटामाइन का क्या होगा चलो, क्यू। ट्रायोसिन का क्या होने वाला बच्चों लोग, ट्रायोसिन का होने वाला है अपना वाई, इसके लिए होगा वाई। और ट्रिप्टोफैन का क्या होगा चलो, होगा डब्लू। यानी अगर आप ऑप्शन देखो तो ए के लिए होगा 3, तो ए के लिए 3 है। बी के लिए क्या चलो होगा, बी के लिए 1, ए का 3, बी का 1। तो ये बस ऑप्शन ए में दिख रहा मुझे। तो ए का 3, बी का 1, फिर सी का क्या होगा, सी का 4 और डी का 2। ये था करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बच्चों लोग, ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी टेबल पे अमीनो एसिड के कोड पे लिंक है, तो कोड को याद करना है। क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड्स दिया हुआ है और राइट साइड में 1 लेटर कोड वर्ड लिखा हुआ है और इसको हमको मैच करना है। इसको मैच करने में सिंपल आपको एनसीईआरटी का अमीनो एसिड का टेबल पता होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको मैं टेबल के पास लेके चलता हूँ। तो अपना जो अमीनो एसिड है, पहला है आर्जिनाइन। उसका कोड वर्ड क्या होता है ध्यान देना। तो टेबल आपको दिख जाएगा, आर्जिनाइन का कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, ये होता है आर। अगला था लिस्ट में एस्पार्टिक एसिड, उसके लिए कोड वर्ड क्या हुआ है, डी है। ठीक। नेक्स्ट था एस्परागाइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा चलो, उसके लिए कोड वर्ड होगा एन। और उसके बाद था अलानाइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा चलो, ये होगा ए। अब जाते हैं, तो ध्यान देना, आर्जिनाइन के लिए क्या हो गया चलो, आर हो गया। एस्पार्टिक एसिड क्या हो चलो, इसके लिए डी हो चुका है। एस्परागाइन के लिए क्या हो चुका चलो, ए हो चुका है एन। और अलानाइन के लिए क्या हो चुका है, ए हो चुका है। तो अब अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ए के लिए होगा 4, ठीक। और बी के लिए क्या हो जाएगा चलो, बी के लिए होगा 1, ए का 4, बी का 1, ठीक। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए होगा 2। A4 B1 C2 वो कहाँ दिख रहा है। और इसके बाद डी के लिए क्या होगा चलो, डी के लिए हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी जो होगा, ये होगा करेक्ट मैच। यानी अब ध्यान देना, रिसेंट में जो भी है प्रोटीन्स या अमीनो एसिड पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है, उसमें टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो टेबल से घुमा फिरा क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको फोकस क्या करना है, टेबल को थॉरली स्टडी कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैच द कॉलम करना है। तो ध्यान देना, ये बेसिक कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा। तो ध्यान देंगे, तो ये सारा चीज़ आपके एनसीईआरटी से बाहर का नहीं है, तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो सुक्रोज जब ब्रेक करता है ग्लूकोज इन फ्रुक्टोज में, तो उसके लिए हमको एंजाइम जो चाहिए होता है इन्वर्टेज, यानी आपका ए के लिए होगा 3, ठीक है। और ग्लूकोज जो फर्दर कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल एंड CO2 में, तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं एंजाइम होता है जैम्स, ठीक है, जाइमेज, जाइमेज। तो बी के लिए होगा 1। अब ध्यान देना, स्टार्च को जब हम माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, स्टार्च को माल्टोज में, तो उसके लिए हम एंजाइम करते हैं डायस्टेज यूज करते हैं। यानी ए के लिए 3, ठीक है, बी के लिए 1, सी के लिए 4, ठीक है। और प्रोटीन्स को भेजना होता है अमीनो एसिड में, उसके लिए हम यूज करते हैं पेप्सिन। तो डी के लिए होगा 2। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा डी, यानी इसमें सारा मैच जो है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आर्जिनाइन के बारे में ट्रू नहीं है। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड के पास क्या होता है, एक CH ग्रुप होगा और एक NH2 तो होता ही है, साथ में एक R ग्रुप है, इसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। तो आर्जिनाइन का R ग्रुप क्या हो सकता है, वो आपको
टेबल, जब एनसीईआरटी टेबल देखोगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि आर्जिनिन का आर ग्रुप क्या हो सकता है। ठीक, इस आर ग्रुप में कुछ भी हो, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे NH2 और COH है। तो NH2 और COH होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो अमीनो एसिड होता है हाईली पोलर होता है। क्या होता है? हाईली पोलर होता है। अब ये पोलर होगा तो इसका जो सॉल्बिलिटी है, बेंजीन, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है? चलो ये होता है नॉन पोलर, तो इसमें तो नहीं घुलेगा, इसमें तो नहीं घुलेगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हो लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर चीज पोलर में घुलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन बी होगा जो ट्रू नहीं होगा, यानी आपका जो आंसर होगा बी होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। तो अमीनो एसिड ध्यान देना, उसके पास मास से ज़्यादा होता है, प्लस पोलर होता है, प्लस इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ड्यूट्रॉन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। इन सारे कंडीशन होने के कारण इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हाई होता है इनके पार्टिकल्स में। इसी कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, एक करेक्ट रहेगा। इसके अलावा चूंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है, एक बेसिक ग्रुप है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पीके वैल्यूज के लिए एसोसिएटेड हो रहेगा, तो इसे मोर देन 1 पीके वैल्यूज में मिलता है। ठीक, और चूंकि इसमें आयनिक फॉर्म भी कुछ है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी A, C और D है जो आर्जिनाइन यानी अमीनो एसिड के लिए ट्रू होगा। तो इसी पे आर्जिनाइन नहीं, ये सारे अमीनो एसिड्स पे ट्रू होगा। जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसके लिए ट्रू रहने वाला स्टेटमेंट है जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, इसमें कौन सा ट्रू नहीं था? तो बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें ये डिजॉल्व नहीं करता है। ठीक है, बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आपके प्रोटीन्स के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं करता। तो ध्यान देना, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जो भी उसको स्टेबल करता है, प्लस वैन डेर वाल्स फोर्स है वो भी स्टेबल करता है। ये परसाइड लिंकेज है जो कहीं मेंशन नहीं किया और होता भी नहीं है, यानी जो परसाइड लिंकेज है मेंशन किया हुआ है ये प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है किसमें सल्फर मौजूद होगा। ध्यान देंगे, हम चलते हैं अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें एक COH होता है, यहाँ पे CH होगा, और अब यहाँ पे एक अल्काइल यानी यहाँ पे R ग्रुप हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे NH2। तो अमीनो एसिड इस तरह का होता है। अब जो भी सल्फर होगा इस R ग्रुप के अंदर होगा। तो ये जो R ग्रुप है आपके एनसीईआरटी के टेबल में दिया हुआ अच्छे से है, तो आप देखना, हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी टेबल पे, वहाँ देखते हैं कि इस R में कहाँ कहाँ S है। तो पहला क्या अपने पास है, आइसोल्यूसाइन, सिस्टीन, लाइसिन, मिथुनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ध्यान देंगे इन सारे की लिस्ट में हम लोग चलते हैं करें। तो पहला अपना है आइसोलेशन, आइसोलेशन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं मुझे एस नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ सल्फर नहीं होगा। ठीक, अगला बच्चों लोग आइसोलेशन के बाद क्या है, सिस्टीन है, सिस्टीन यहाँ दिख रहा है हम लोग को बच्चों लोग, सिस्टीन में सल्फर मुझे दिखा, यानी यहाँ सल्फर मौजूद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिस्ट में था बच्चों लोग, लाइसिन, लाइसिन यहाँ देखिए, लाइसिन में सल्फर नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला था मिथियोनाइन, इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मिथियोनाइन में देखोगे बच्चों लोग यहाँ पर सल्फर आपको दिखेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, लास्ट जो है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड का जो R ग्रुप है हम लोग को यहाँ दिखेगा, तो इसमें भी सल्फर नहीं दिखेगा आपको, यानी यहाँ पे जो भी 5 अमीनो एसिड लिखा हुआ है उसमें 2 में सल्फर है, बाकी में सल्फर नहीं है। सल्फर किस किस में है, तो सिस्टीन में है, सिस्टीन में है, और मिथ्योनाइन में है, यानी B एंड D में सल्फर होगा, बाकी में सल्फर नहीं होगा, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ए। तो चलो एनसीईआरटी का जो टेबल यहाँ मेंशन किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप लोग को 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसमें जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टेबल से उसको देखना है,
उसके अकॉर्डिंग टेबल को अपने आप को याद करना है। बच्चों लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि गिवन जो भी कंपाउंड दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बेंडिक सॉल्यूशन से पीपीटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। यानी आपसे सिंपली पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सुगर्स है जो कि होगा नॉन रिड्यूसिंग। तो ध्यान देंगे आपका जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो इसमें से होगा, एक होगा सुक्रोज और एक होता है अमाइलोज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछा था कि आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको आता है समझ में कि नहीं आता है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो बेंडिक सॉल्यूशन के साथ ओरिएंटेड पीपीटी फॉर्म करेगा और जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है C6H5O5 और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि टेट्रा एसीटेट देता विथ He2O, यानी फिगर में 4 OH होना चाहिए। ठीक, एन ऑक्सीडेशन ऑफ A विथ Br2 वाटर गिव्स एसिड। तो Br2 वाटर ऑक्सीडाइज करता है आपके एल्डिहाइड ग्रुप को, यानी फिगर में आपका एल्डिहाइड होना चाहिए। और हम रिडक्शन करते हैं A का विथ HI तो आपको बनता है आइसोपेंटेन, यानी ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा, आइसोपेंटेन बन जाएगा। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है तो ध्यान देना, आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कीटोन है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता कि इसमें भी क्या है बच्चों लोग, कीटोन है। हमको ढूंढना है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कहाँ है, बी एंड सी में। प्लस बोला हुआ है कि अगर हम HI से अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आपका आइसोपेंटेन बनना चाहिए। तो बी में अगर आप देखो तो बी में आइसोपेंटेन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बी में सिंपली क्या होगा, आपका 5 मेंबर का अल्केन बन जाएगा, यानी बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन। तो इसलिए हम लोग बी को भी हटा सकते हैं। तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर होगा ये होगा आंसर सी। ठीक है बच्चों लोग, तो बेसिकली ये आपका जो रिएजेंट मेंशन किया हुआ है बायोमॉलिक्यूलर चैप्टर में उसका एप्लीकेशन है और थोड़ा सा आपको लॉजिक बस लेके फिगर को आप डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। सामने एक सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कीटोज फॉर्म जो है एक करस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है वो फास्टर देता देन अल्डोज। तो ध्यान देना ये आपके एनसेट से बियॉन्ड का कंटेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजन का तो ध्यान देंगे जो रीजन होता है इसमें बोला हुआ है केटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलो बाय द फॉर्मेशन ऑफ फुरफुरल। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यानी आपका सेशन सही है और आपका रीजन गलत है। तो आप देखोगे तो आपका जो सी ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। ठीक है, सेशन करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स। तो बच्चों लोग हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे बेसिकली आपको मैच करना है गिवन फिगर को उसके नाम के साथ। तो जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है बच्चों लोग ये आपका अल्फा ग्लूकोज का पायरोनिक फॉर्म है। तो आपका जो ए होगा A3 के साथ मैच करेगा। ठीक है, और बी जो होगा बीटा फॉर्म है तो इसको मैच करवा दोगे आप 4 के साथ। तो ए का 3 होगा और बी का क्या होगा 4 होगा। तो ए का 3 बी का 4 आपके पास ऑप्शन ए और सी दोनों जगह है। सी ध्यान देना, सी जो होगा सी अल्फा फॉर्म है मैच करेगा ए के साथ। प्रोटोज का फ्यूरिनस फॉर्म में ये अल्फा फॉर्म है। इसका मतलब सी का क्या होगा, तो सी का होगा 1 और डी का होगा 2। इसका करेक्ट जो होगा सॉल्यूशन इसका होगा ऑप्शन सी। तो इसमें आपको बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका नाम याद होना चाहिए था, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि 6 मेंबर्ड पायरोनोज फॉर्म ड्रॉ करना है इस कोरस्पॉन्डिंग शुगर का। तो ध्यान देना जब भी हम पायरोनोज फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपका इस एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल पे हम इसको 1 मानते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये इस ओ से हम अटैक करवा के इसको चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो 6 नंबर का ओ है ये कनेक्ट होगा कार्बन नंबर 1 से। तो आपका रिंग का साइज बनेगा 6 मेंबर। अब ध्यान देना पायरोनोज फॉर्म में जो भी OH आपका लेफ्ट साइड होता है, तो कार्बन 2 3 पे आपका OH लेफ्ट साइड है। तो जो OH लेफ्ट साइड होता है ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं, यानी रिंग में अगर हम ड्रॉ भी करेंगे तो उसका अपवर्ड एरिया में, यानी रिंग को हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ रिंग इस तरह का अगर ड्रॉ किया जा रहा है
तो रिंग का ऊपर की तरफ में होगा लेफ्ट साइड का OH, ठीक है। और राइट का जो OH होगा, जो कार्बन 4 पे राइट साइड का OH है, वो रिंग के नीचे के साइड दिखाया जाता है, ठीक है। अब देखोगे इस रेफरेंस हम अगर देखते हैं तो आप देखना ऑप्शन ए में ए कार्बन नंबर आपका 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 और 3 का जो OH है वो अपवर्ड है, जो हमारे इस इन्फरेंस से मैच कर रहा है, ठीक है। बाकी कहीं भी 2 और 3 का OH कहीं भी ऊपर मुझे दिख नहीं रहा है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ये होगा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों लोग। तो इस तरह के कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि आपका एक एल आइसोमर्स ऑफ टेट्रोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O4, और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव स्किप टेस्ट देता है, इसमें 2 कारल सेंटर है, और एसिटाइलेशन के बाद इसमें ट्राइएसिटेट आपको मिलेगा, और X जो है नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज भी होगा और A बनेगा, और इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो NaBH4 से, आपको B मिलेगा, और B जो है कायरल है, B जो है कायरल है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि इस आइसोमर जो है X, आपको X को पहचानना है। तो ध्यान ना, इसमें पहला बोला गया है कि आपके पास 2 कारल सेंटर है, तो 2 कारल सेंटर जो दिखेगा बच्चों लोग, तो आपका ऑप्शन जो A और C है, इस A और C में आपके पास 3 कारल सेंटर है, ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। तो 2 कारल सेंटर के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि आपका या तो ऑप्शन B होगा या तो D होगा, ठीक। अब ट्राइएसिड का मतलब है उसमें 3 OH होना चाहिए, क्योंकि जितना अल्कोहल होगा उतना ही आपका Ac2O मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, ठीक है। यानी ROCOCH3 अटैचमेंट आपके OH के नंबर पे डिपेंड करता है। तो ट्राइएसिड मतलब 3 OH होगा, तो 3 OH आपका ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है, ठीक है। तो हमको देखना है कि बी और डी में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको यूज करके हम बी और डी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ध्यान देना, अगर आप NaBH4 से रिड्यूस करते हो तो रिड्यूस होने के बाद जो बी कंपाउंड बनेगा वो कायरल होना चाहिए। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो ऊपर जो है अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नीचे में कोई चेंज नहीं है। तो आप देखोगे ये कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये कायरल होगा, ठीक है। यही काम अगर हम ऑप्शन डी के साथ करें तो ध्यान देंगे, डी वाले केस में जो कंपाउंड बनेगा ये ऊपर CH2OH हो जाएगा, आपका जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में जा चुका होगा, और यहाँ पे OH है, H है, यहाँ भी OH है, H है, और नीचे CH2OH होगा। तो ध्यान देना, इसमें आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, इसमें कायरल सेंटर है बट आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, POS है। अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण एक कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, यानी कायरल मॉलिक्यूल्स को हम नहीं बोलेंगे। इसलिए जो आपका X के लिए बेस्ट फिगर हो सकता है ये होगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में आपका बायोमॉलिक्यूलर का भी कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक का जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसका भी इसमें यूज किया हुआ है, यानी इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो बायोमॉलिक्यूल में समटाइम क्वेश्चन क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको इंटरलिंक करके क्वेश्चन देता है। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने एक D+ ग्लिसरीडिहाइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसके फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास एक अल्डिहाइड होगा और नीचे वाले में CH2OH होगा, और चूंकि आपका D है तो यहाँ का जो OH होगा राइट साइड में होगा। इसमें फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग SCN। तो SCN के एडिशन से अल्डिहाइड में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे CN को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक OH बनेगा तो OH का पोजीशन आप राइट भी ले सकते हो और लेफ्ट भी ले सकते हो, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनने वाला है, तो दोनों को मैं दिखाऊंगा आपके सामने। एक ये पॉसिबिलिटी बनेगा, प्लस एक और पॉसिबिलिटी में क्या होगा बच्चों लोग, CN रहेगा, यहाँ OH लेफ्ट साइड होगा, H होगा, यहाँ पे OH होगा, HCH2OH होगा। ये 2 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं।
तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे H+H2O से, तो होता क्या है, जो टॉप का जो CN ग्रुप है उसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या आ जाएगा, वो जाएगा COH में। तो आपके पास टॉप का साइनाइड ग्रुप जाएगा COH में। आपका पॉसिबिलिटी एक ऐसा होने वाला है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी इस तरीके का होने वाला है। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, चलो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो इन दोनों को अगर हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो नीचे का जो CH2 ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होके वो चला जाएगा COH में। तो ध्यान देंगे, एक कंपाउंड आपका ऐसा बनने वाला है, और एक कंपाउंड आपका ऐसा क्रिएट होगा। ध्यान देना आप लोग, जो पहला जो कंपाउंड, इसको मैं अगर बोल दूं कि ये कंपाउंड अगर A है और ये कंपाउंड अगर B है, तो आप देखोगे कंपाउंड A में आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट, यानी ये हो जाएगा मेजो कंपाउंड। इसके पास कायरल सेंटर है, बट चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और जो कंपाउंड बी है इसमें कायरल सेंटर है और इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपका बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ए क्या होगा, मेजो कंपाउंड होगा। तो आप जब ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट होगा। सी में क्या दिया हुआ है, वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वन इज मेजो कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट था, बेसिक ऑर्गेनिक का रिएक्शन था, बेसिक रिएजेंट का एप्लीकेशन था, और ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। ये मल्टी कॉन्सेप्ट लिंक क्वेश्चन था। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग, आपके सामने यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। अब यूरेसिल जो होता है आपके आरएनए में होता है, ठीक है, और आपसे पूछा क्या होगा, इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको पता करना है कि यूरेसिल का मोलर मास कितना होगा। मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका एटम्स का मास दिया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सारे मास को इसमें ऐड करो, तो यूरेसिल का मोलर मास कितना निकलता है हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 112 ग्राम। बहुत सिंपली आपको क्या करो, एलिमेंट्स के मास को ऐड करते जाओ, जो भी मौजूद है आपका निकल के आ जाएगा। अब इसमें आपको पता है 2 नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो इसमें मौजूद है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ग्राम। हमको निकालना है क्या है बच्चों लोग, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, 28 ग्राम। टोटल वेट कितना सिस्टम का, 112 ग्राम इंटू 100। बच्चों लोग ये आ जाएगा आपका 25% कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा एप्लीकेशन था, ठीक है बच्चों लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने इस हार्मोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपसे बोला गया है इस फिगर में कितना एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक मतलब कायरल सेंटर कितना हो सकता है जिसके पास 4 अलग अलग वैलेंसी होगा। तो हम लोग काउंट करते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक पोजीशन मुझे दिख रहा है, एक पोजीशन हो सकता है, ठीक है, जो एसिमेट्रिक होगा। एक पोजीशन जो है मुझे ये दिख रहा है जो एसिमेट्रिक हो सकता है, होगा, ठीक है। एक पोजीशन मुझे ये दिखा, 3 यहाँ मुझे दिख सकता है, ठीक है। चौथा पोजीशन ए होगा बच्चों लोग, 5वां ए होगा और छठा पोजीशन ए होगा। तो टोटल जो है एसिमेट्रिक कार्बन इस फिगर में है, इसका नंबर होगा बच्चों लोग 6। तो ये बेसिकली आपका ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट पे है कि एसिमेट्रिक कार्बन हम किसको बोलते हैं, तो जिसके अराउंड 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन। तो उस काउंटिंग पे ही क्वेश्चन बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने
एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है कि विटामिन सी का अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है इसमें सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे फेयर को आप एनालाइज करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन ए है, ए में आपके पास डबल बॉन्ड ओ है जो लिंक है, कनेक्टेड है इस लोन पर वाले ओ से। यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, प्लस यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो ये जो फिगर इसमें कॉन्जुगेशन का नंबर ज़्यादा है, चेक। डबल बॉन्ड ओ है और साथ में डबल बॉन्ड कार्बन का डबल बॉन्ड साथ भी इसमें कंजुगेशन है। तो इस सारे ऑप्शन में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है विटामिन सी का वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने विटामिन टॉपिक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो बेसिकली एनसीईआरटी में टेबल दिया उस टेबल से ही क्वेश्चन दिया हुआ, तो आपको एनसीईआरटी का विटामिन का चैप्टर का एक टेबल अच्छे से फॉलो कर लेना है। तो किस विटामिन के डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता होगा लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। विटामिन ए के कारण होता है डिफिशियंसी से, आपका होगा 3rd नंबर। ठीक है, आपको पता है स्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या होता है, इसको लिंक कर सकते हो आप स्कर्बी से। ठीक, तो ए का होगा 3 और बी का सी का होगा बच्चों लोग 4। तो ए का 3 और सी का 4 में जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, बी एंड डी ऑप्शन है। ठीक है, थायमिन के डिफिशियंसी होता है बच्चों लोग 1, बेरी बेरी होता है। ठीक है, तो बी के लिए क्या होगा 1, तो आप देखोगे आपका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा इसका ये होगा ऑप्शन बी। और डी जो है राइबोफ्लेविन, इसके कारण होता है 2। ठीक है, तो बेसिकली आपको टेबल को अच्छे से स्टडी करना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक पेप्टाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें 3 मोल ग्लाइसिन मिल रहा है, 2 मोल ल्यूसिन मिल रहा है, 2 मोल वैलिन मिल रहा है। तो बोला गया है कि आपको पता करना है इसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज होगा। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इक्वल टू क्या होता है, अमीनो एसिड्स का नंबर से -1 कर देना है। ठीक है, तो 2 अमीनो एसिड मिलेगा तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज 1 क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आपके पास 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड्स में आपका जो पेप्टाइड लिंकेज होगा वो हो जाएगा 9, लिंकेज होगा 9। यानी सिंपली है, आपको अमीनो एसिड का नंबर काउंट करना है, उससे एक 1 माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पे 3 मोल ग्लाइसिन हो गया, 2 मोल ल्यूसिन हो गया और 2 मोल वैलिन हो गया। तो टोटल मोल कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 + 2 + 2, ये हो जाएगा 7। तो 7 अमीनो एसिड्स है, तो आपके पास लिंकेज कितना होगा, तो पेप्टाइड लिंकेज का नंबर हो जाएगा उससे एक कम, यानी होगा इसका आंसर 6। तो यहाँ पे आप 6 बोलोगे बच्चों, इसका आंसर 6 होगा। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, जितना अमीनो एसिड होगा उससे एक कम लेना आपको पेप्टाइड लिंकेज। तो मिलते हैं बच्चों लोग हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैलिन एंड प्रोलिन को लेकर के हम कितने तरीके का ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं। ध्यान ना, वैलिन को मैं डिनोट करता हूँ वी से, इन प्रोलिन के लिए मैं पी यूज करूंगा। तो ध्यान ना, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है ट्राइपेप्टाइड का क्या हो सकता है बच्चों लोग, तो वी 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 हो सकता है, पी 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 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो वी वी पी ले सकते हैं, यहाँ पे पी पी वी ले सकते हैं। इसमें एक और ले सकते हैं कि वी पी वी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों लोग, पी वी पी ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आप ले सकते हो भी पी पी और यहाँ पे ले सकते हो पी वी वी ले सकते हो। ठीक है, अब देख रहे हो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितना दिख रहा है जो डिफरेंट होगा, तो टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी है जो कि डिफरेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग 8। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरीके से इसमें सिंपली क्या करना था, आपको बेसिकली 2 अमीनो एसिड आपके पास दिया हुआ था, आपको बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ढूंढना था कि कितना हो सकता है।
इसके लिए एक मैथमेटिकल तरीका भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 2 अमीनो एसिड है, ठीक है, और आपको तीन बार उसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप 2 to 3 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ओलिगोपेप्टाइड है जिसका नाम दिया हुआ है और बोला है इसमें कितना sp2 कार्बन होगा। तो ध्यान देना, इस नाम को अगर हम ब्रेक करें तो इसको ऐसे में ब्रेक करो, अलाइन ग्लाइसिन फिनाइल अलाइल आइसोल्यूशन। ये मैं ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस पेप्टाइड में कितना अमीनो एसिड होगा। तो ध्यान देना, ये जो नाम है बिलोंग करेगा अलानाइन के लिए, ये बिलोंग करेगा ग्लाइसिन के लिए, ये बिलोंग करेगा फिनाइल अलानाइन के लिए, और ये बिलोंग करेगा आइसोल्यूशन के लिए। यानी यहाँ पे कितना है, 4 अमीनो एसिड है। तो ध्यान देना, अगर इनका हमको फिगर पता होगा तो हम आराम से इसमें बता सकते हैं कितना sp2 कार्बन होगा। ध्यान देंगे, जो अलानाइन होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ग्लाइसिन बहुत सिंपल है, ये हुआ आपका ग्लाइसिन। फिनाइल अलानाइन कैसा होगा बच्चों लोग, तो ये होगा आपका इस तरीके का, और आइसोल्यूशन कैसा होगा बच्चों लोग, तो ये ऐसा कुछ होगा। अब बस आपको काउंट करना है कि इसमें कितना sp2 कार्बन है। अगर हम काउंट करते हैं बच्चों लोग, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक कार्बन sp2 दिखेगा आपको, तो ये 1 कर देते हैं, इसको आप 2 कर सकते हो, यहाँ पे 3, और बेंजीन यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें सारा कार्बन sp2 होगा, तो यहाँ से 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और इस फिगर में आइसोल्यूशन में आपका ये कार्बन होगा sp2 यानी 10, इन टोटल 10 कार्बन होगा इस ओलिगोपेप्टाइड में, जो कि होगा sp2 हाइब्रिडाइज। इसका आंसर बच्चों होगा 10। तो आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना क्या होगा, क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और आपको रिमेंबर भी करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि रिसेंट जो पेपर है उसमें अमीनो एसिड का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आप इस बार के लिए आपको टेबल थॉरो करके एग्जाम में बैठना है। ठीक है बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में पूछ कर आपसे कि एक प्रोटीन है एक्स जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि इसके हाइड्रोलाइसिस से जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसमें से नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सही हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको पता है कि प्रोटीन बेसिकली बनता है अल्फा अमीनो एसिड से, तो इतना तो हम कंफर्म है कि जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो भी आपका अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो अल्फा होना चाहिए, यानी इस कैटेगरी का होना चाहिए। एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पोजीशन में आपका NH2 होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो गिवन ऑप्शन में से बस जो ऑप्शन बी है, बी में अल्फा पोजीशन पे NH2 है, बाकी कहीं भी अल्फा पोजीशन में NH2 नहीं है, नहीं बाकी कोई भी अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। इसका मतलब प्रोटीन के हाइड्रोलाइसिस हमको मिलता है अल्फा अमीनो एसिड, तो उसमें से बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी अमीनो एसिड का लिस्ट जो भी दिया हुआ है उसमें कोई भी अल्फा नहीं है, तो उसको हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है बच्चों लोग। तो ये आपके बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था कि प्रोटीन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। तो बच्चों लोग, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने एक टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला गया इस ये टेट्रापेप्टाइड जिस भी अमीनो एसिड से बना होगा उसका आपको 1 लेटर कोड वर्ड जो होगा आपको यूज करके नीचे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान देना, पहले हम पहचानते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अमीनो एसिड लिंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो यहाँ से आपका बॉन्ड टूटेगा,
तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो बच्चों लोग आप यहाँ पे H को जोड़ोगे और यहाँ पे OH को जोड़ोगे। अगला जो बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा बच्चों लोग, ये ब्रेक करेगा इस पॉइंट से। तो यहाँ पे आप क्या करो बच्चों लोग, यहाँ पे आप H को जोड़ोगे और यहाँ पे आप OH को जोड़ोगे। नेक्स्ट बॉन्ड बच्चों लोग आपका ब्रेक कहाँ से करेगा, ये ब्रेक यहाँ से करेगा। तो आपका H यहाँ जुड़ेगा और यहाँ पे OH जुड़ेगा। तो ध्यान देंगे, एक अमीनो एसिड ये मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, एक अमीनो एसिड ये होने वाला है और एक अमीनो एसिड ये होने वाला है। अब इसको हम लोग पहचानते हैं, ध्यान देना। जो इसको मैं बात कर रहा हूँ, तो ये जो अमीनो एसिड है ये फिनाइल अलानाइन है। इसको आप देखोगे तो इसका जो R ग्रुप है यहाँ दिखा हुआ है, इसको आपको टेबल में दिखाता हूँ। तो एनसीडी का जो टेबल है उसको आप देखोगे तो फिनाइल अलानाइन, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे इसका R ग्रुप आप उससे मैच करेगा। इसके लिए हम कोड वर्ड यूज करते हैं F, यानी पहला जो होगा इसके लिए हम F लेंगे। सेकेंड जो अमीनो एसिड उसका R को आप देखोगे तो मैच करेगा ल्यूसिन के साथ, यानी मैच करेगा इसके साथ ल्यूसिन, यहाँ देखो दिखा हुआ है, ठीक। तो ल्यूसिन के लिए जो आप कोड वर्ड लेते हो L लेते हो। ये मैच करेगा ल्यूसिन, इसके लिए कोड वर्ड होगा L। अगला जो होगा ये जो आपको दिख रहा है ये मैच करेगा आपको बच्चों लोग स्पार्टिक एसिड के साथ, स्पार्टिक एसिड। तो स्पार्टिक एसिड के लिए कोड वर्ड यूज किया गया तो बच्चों लोग D, तो इसके लिए आप D यूज करोगे। और लास्ट में जो अमीनो एसिड है इसको आप देखोगे तो इसका R ग्रुप A है, मैच करेगा आपका ट्रायोसिन के साथ मैच करेगा। इसका कोड वर्ड होता है बच्चों लोग Y, ये आपका Y होगा। यानी आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा FLDY, यानी आपका ऑप्शन जो होगा D करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपका टेबल का एप्लीकेशन है। आपको टेट्रापेप्टाइड को हाइड्रोलाइसिस करके आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, आपको ये निकालने का तरीका आना चाहिए और करस्पॉन्डिंग आपको कोड वर्ड याद होना चाहिए। एक कोड वर्ड का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है, ठीक है बच्चों लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपके पास दो अमीनो एसिड्स है A और B और उसका यूज करके हम लोग बना रहे हैं साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड। मतलब आपके पास 3 अमीनो एसिड हम यूज करके पेप्टाइड लिंकेज को क्रिएट करने वाले हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो बोला है कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ध्यान देना। अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास फ्रीडम है कि हम सेम अमीनो एसिड को भी 3 बार ले सकते हैं, तो उस केस में अपने पास जो पॉसिबिलिटी बनेगा तो तीनों अमीनो एसिड हम सेम भी ले सकते हैं, यानी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो बच्चों लोग, आपका ए और ए के बीच में बी आ सकता है। और एक और पॉसिबिलिटी क्या हो बच्चों लोग, बी और बी के बीच में क्या आ सकता है बच्चों लोग, ए आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड का अपने पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आपके पास लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड दिया हुआ था, बस आपको पॉसिबल अरेंजमेंट को ढूंढना था, ठीक है बच्चों लोग। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा बी, यानी 4। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक स्टेटमेंट है, यानी आपके पास एक असर्शन है और उसका रीजन दिया हुआ है। तो ध्यान ना, असर्शन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड
तो अल्फा पोजीशन में अगर हैलोजन रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं तो ध्यान देना, इसको अमोनिया से आप ट्रीट करोगे और अमोनिया एक्सेस में रहेगा तो उस केस में क्या होता है, यहाँ जो हैलोजन है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, उससे रिप्लेस करके हम लोग बन जाता है NH2। ठीक है, प्लस क्योंकि एसिडिक ग्रुप है तो क्या करेगा, यहाँ पे अपने इसको ट्रांसफर करके ड्यूटर आयन में कन्वर्ट कर सकता है। जो पहला स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है ना, तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट क्या होता है, गुड यील्ड में प्रोड्यूस होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसको हम यूज करके इवन अमीनो एसिड्स को बनाने में भी मेरे को यहाँ से हेल्प मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों, ये सही होगा। हम बात करते हैं रीजन का, ध्यान देना, रीजन में क्या दिया हुआ कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ड्यूटर आयन इन एक्वस फॉर्म, ये भी सही है। बट आपका जो रीजन है वो असर्शन को, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके लिए सुटेबल नहीं है। यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने अमीनो एसिड्स का लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और बोला गया है कि इनमें से किस अमीनो एसिड्स में ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ध्यान देना, आपका जो अमीनो एसिड्स होता है वो इस तरह का होता है, उसमें एक एसिड और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता है नॉर्मली, और नीचे में एक ग्रुप होता है, इसको हम आर बोलते हैं। तो अगर आपको बोल रहा है कि वन बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका जो अमीनो एसिड ग्रुप होगा उसमें बस NH2 होना चाहिए, यानी उसके आर वाले ग्रुप में कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। यानी इसका जो आर का जो कंटेंट होता है इसमें कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी NH2 होगा बस यहाँ वाला होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जिनाइन ये सब बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड में होता क्या है बच्चों लोग, इसमें मोर देन वन बेसिक ग्रुप मौजूद होगा। तो अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर आपको बस इतना याद हो कि बेसिक अमीनो एसिड का लिस्ट में क्या होता है, तो आपको पता है हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जिनाइन बेसिक अमीनो एसिड होगा। इनमें इस NH2 के अलावा जो R ग्रुप है इसमें भी कहीं ना कहीं बेसिक ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। ध्यान देना, इस टेबल में ध्यान देना, जो लाइसिन दिख रहा है, लाइसिन में जो R ग्रुप है उसमें देखो NH2 दिख रहा है आपको। ठीक, Arginine में ध्यान देना, यहाँ पे जो Arginine आपको दिख रहा है इसमें देखना, यहाँ पे देखना एक आपका बेसिक ग्रुप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो लाइसिन, आर्जिनाइन, एक होता है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन में देखना आपके आर ग्रुप में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बेसिक की तरह काम करेगा। तो बस एस्पारागाइन जो है, एस्पारागाइन जो है आपको दिख रहा है बच्चों लोग, यहाँ जो 11 नंबर है इसमें आपके पास कोई भी आपके पास बेसिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो NH2 है वो अमाइड की तरह है और अमाइड ग्रुप बेसिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों लोग, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। तो आप देख रहे हो कि NCERT का जो टेबल है अमीनो एसिड्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिसेंट ईयर में आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है, उसमें टेबल में से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।